सबके बीच में आने का, आप सबसे मिलने का। और शुरुआत में मैं पहले ये कहूँगा कि उड़ीसा में आकर उड़ीसा की संस्कृति, उसकी विरासत, उसका इतिहास, यहाँ की अस्मिता, यहाँ का गर्व जो है, ये पूरा भारत पहचानता है। और जब पिछले साल हमारे G20 की अध्यक्षता का समय आया तो मोदी जी ने बहुत सोच के, बहुत विचार करके ये निर्णय लिया कि हमारा जो मेन पिक्चर जो होगा, जो हमारी ब्रांडिंग होगी दुनिया के सामने, ये होगी यहाँ के जाने माने कोणार्क चक्र का। और ये दर्शाता है कि उड़ीसा की संस्कृति खुद हमारे प्रधानमंत्री को और हम सबको इसका महत्व क्या है। मैंने G20 की बात तो की, मैं आगे भी कुछ कहूँगा इसके बारे में, पर आप यह भी जानते हैं कि G20 हम लोगों ने एक उत्सव के तरीके से मनाया था। इसको हम हर राज्य में ले गए थे और उसका मकसद ये था कि G20 के कारण पूरी दुनिया को भारत के हर राज्य की पहचान हो, सबसे परिचय हो, और इसमें टूरिज्म का बहुत बड़ा लाभ होगा। और हमें बिल्कुल विश्वास है कि आगे वाले वर्षों में अगर यहाँ की शासन, यहाँ की सरकार जो है कोऑपरेट करें, उनमें ऊर्जा हो, ठीक सरकार बने, तो हमें पूरा यकीन है कि G20 का फायदा हमें टूरिज्म में दिखाई देगा। अब आप सब जानते हैं कि मेरी जिम्मेदारी तो विदेश नीति है। इसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूँगा, उड़ीसा विदेश नीति और उड़ीसा राज्य का कनेक्ट। यहाँ के लोग जो हैं, इनमें बहुत टैलेंट है, बहुत स्किल है। दुनिया भर बहुत सारी जगह जाते हैं, कहीं रोजगारी के लिए जाते हैं, कहीं प्रोफेशनल होते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं। और पिछले जब से मोदी सरकार आई, एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो हम लाए थे ये था कि पासपोर्ट का इशू, इसको हम कैसे, और उसकी प्रक्रिया हम कैसे और सरल बनाएं। और मोदी सरकार के कार्यकाल में हमने उड़ीसा स्टेट में 20 पासपोर्ट सेवा खोले हैं, ये पोस्ट ऑफिसेस में है। और इसके कारण हर साल यहाँ 1.25 लाख पासपोर्ट इशू होते हैं, जो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा है। अब पासपोर्ट इशू होते हैं तो यहाँ के नागरिक जो हैं दुनिया भर, तो स्वाभाविक है कि वो बाहर भी जाते हैं। और जब बाहर जाते हैं तो अब आज की दुनिया ऐसी है कि संकटें आती हैं। और आपने तो सुना है कि मोदी की गारंटी जो है, दुनिया सीमा से बाहर भी काम करती है। कोई फंस जाता है तो ये हमारा कर्तव्य है, हमारा आश्वासन कि हम उनकी देखभाल करेंगे। और मैंने ये देखा है कि पिछले कुछ सालों में जब यूक्रेन में युद्ध चल रहा था और हम ऑपरेशन गंगा हमने चलाया था, उस समय करीब 400 उड़ीसा के नागरिक वापस आए। पिछले साल सूडान में भी लड़ाई युद्ध हुई थी, उस समय में भी करीब 86 लोग जो हैं उड़ीसा के हम वापस यहाँ ले पाए। और हाल ही में जब इजराइल में जब आक्रमण हुआ, जो आतंकवादी घटना हुई, उस समय उड़ीसा के 20 लोग थे। तो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि उड़ीसा जो है खासकर प्रधानमंत्री के लिए पर्सनली और हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है। हम इसकी कल्चर को बहुत मानते हैं, इसकी इतिहास को बहुत मानते हैं, और इनके इस स्टेट की टैलेंट और स्किल को हम इसको बहुत बल देते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से आप लोग ये भी जानते हैं कि पिछले 10 साल में उड़ीसा के लिए बहुत स्टेडी, कंसिस्टेंट, बहुत भारी मात्रा में सपोर्ट मिली। कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स देखें
ये पिछले 10 साल में अगर आप ग्रांट्स, टैक्स शेयर और दी पब्लिक अंडरटेकिंग्स की ग्रांट्स मिलाएं, ये सब कुल मिला के ये 18 लाख करोड़ का सेंट्रल फंड्स जो है ये उड़ीसा स्टेट को दिया गया है। अब यहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्टिविटीज़ के कारण। सागरमाला में 53 प्रोजेक्ट्स जो 54,000 करोड़ के हैं ये सैंक्शन हुए हैं। 58,000 किलोमीटर हाईवे बने हैं यहाँ। अगर आप पाइपलाइंस की बात करें तो करीब 3,000 किलोमीटर की ऑयल और गैस पाइपलाइंस हुई हैं। 2 स्मार्ट सिटीज़ का निर्णय हुआ है जहाँ 99 प्रोजेक्ट्स तय किए गए हैं। तो इसके मैं आपके बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डेवलपमेंट के परिप्रेक्ष्य से उड़ीसा का कितना सपोर्ट किया। अब इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि पिछले सालों में मोदी सरकार के होते हुए अलग अलग योजनाएं और अभियानें चली हैं। अब बहुत सारे जो हैं ये उसका लाभ उड़ीसा के नागरिकों को भी मिला है। जैसे कि किसान सम्मान निधि के तहत 33 लाख जो हैं अन्नदाता वो लाभार्थी हैं। जनधन में 1.4 करोड़ लोगों का बेनिफिट मिला है। आवास योजना जिस लेवल की होनी चाहिए थी उस लेवल की बनी नहीं, पर तब भी अगर आप ग्रामीण और अर्बन दोनों मिलाएं तो करीब 2.7 लाख लोगों को घर मिले हैं। और श्रम योगी स्कीम में करीब 2 लाख लाभार्थी हैं। जो उज्ज्वला में जो है 53 लाख औरतों को अपने किचन में अब गैस सिलेंडर की सुविधा मिली है। तो ये मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। मुद्रा में भी करीब 4.87 करोड़ लोन्स जो हैं उनके अकाउंट्स खुले हैं यहाँ। और स्वनिधि में 54,000 बेनिफिशियरीज लाभार्थी हैं यहाँ उड़ीसा में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से सपोर्ट आता रहा है, आता रहेगा, पर इसका अगर पूरा उपयोग करना है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि कुछ स्कीम्स और कुछ जैसे आयुष्मान भारत यहाँ उस गति से वो यहाँ तो चला ही नहीं है। और कुछ और भी हैं जैसे किसान सम्मान निधि, इसका जो इसको कैसे आगे बढ़ाना है ये भी एक विषय है। पर ओवरऑल हम कहेंगे कि आज जो समय की मांग है ये है कि उड़ीसा स्टेट में ऐसी सरकार हो जो मोदी सरकार के अच्छे पार्टनर हो, कि उनमें उतनी एनर्जी हो, उतनी कमिटमेंट हो, उतना, क्योंकि इस स्टेट में इतने रिसोर्सेस हैं कि जितने रिसोर्सेस हैं उसकी तुलना में यहाँ उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है, उतने मैन्युफैक्चरिंग उतना आगे बढ़ा नहीं है। तो हमें पूरी अपेक्षा है कि यहाँ की पब्लिक जो है, यहाँ के मतदाता जो है, एक तो मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे दिल्ली में कि हमें अच्छे मार्जिन से वहाँ दिल्ली में संसद में हमारा बहुमत इस समय उड़ीसा की मदद से हमारा टारगेट है 400 पार। और हमें पूरा विश्वास है कि उड़ीसा की पब्लिक, उड़ीसा के वोटर्स जो हैं हमें हमारा पूरा साथ देंगे। और साथ ही साथ उनका ये भी चॉइस होगा कि यहाँ की सरकार जो है भाजपा की सरकार बनेगी, ताकि ये ऐसी सरकार जो उड़ीसा का डेवलपमेंट होना चाहिए, जितना यहाँ रिसोर्सेस हैं, जो मैंने कहा लोगों की टैलेंट है, जो पोटेंशियल है, उसके मुताबिक उड़ीसा जो है it will get its full potential, it will get an opportunity to work very closely and most effectively with Modi Sarkar in Delhi. So that is the expectation that we have from the coming elections, and I'm very confident that the people of Odisha will definitely repose their trust in Prime Minister Modi. Once again, I thank you all for joining me today. If there are any questions, I'll be very